नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 11वीं वितान से पाठ 3 आलो आंधारी। और जिसकी जो लेखिका हैं वो बेबी हालदार हैं। इन्होंने बंगाली में जो है बेटा ये अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन जिसे बाद में जो है अनुवादित किया गया है हिंदी में। तो लेखिका के संबंध में बहुत ज़्यादा परिचय नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत है कि उनका जो जन्म है वो लगभग 1974 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, और इनकी जो शादी है वो 13 साल की उम्र में ही इनसे उम्र में बड़े पति के साथ कर दी गई थी। और जो है 7वीं कक्षा में ही इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। फिर बेटा 12-13 साल बाद ये जो है अपने पति के अत्याचारों से इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी कि ये अपने 3 बच्चों के साथ ही अपने पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई थी। फिर कुछ समय के बाद ये गुड़गांव चली गई, और बांग्ला में जो इन्होंने आलो आंधारी लिखी थी ये जो है इनकी एकमात्र पुस्तक है। और आज के समय में ये जो है गुड़गांव में ही घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है, ऐसा माना जाता है। तो बेटा पाठ में जो है घरेलू नौकरानी के रूप में जो एक कार्यरत बेबी हालदार है, इसने अपनी आत्मकथा के माध्यम से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की है, न स्टडी रूम की। आपने देखा होगा कि अक्सर लेखक लोग कभी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि इसने तो 13 साल की उम्र में की जो अपनी जो कथा लिखी है वो मानो यथार्थ की आंच से तपते हुए एक रेगिस्तानी जीवन की कथा है। और इन्होंने जो है बेटा 13 साल की उम्र में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की ये माँ बन जाती हैं, और पति के अत्याचारों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन की कटु सच्चाई का और कटु यथार्थ का सामना करती है। तो बेटा यहाँ पर जो है लेखिका की जो है पारिवारिक चिंताएं थी कि वो अपने पति से अलग छोटे अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है, और उसे काम न मिलने की हमेशा चिंता सताती रहती है कि अगर उसे काम नहीं मिला तो वो कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करेगी। और वो इसी चिंता में जो है सारा दिन काम की खोज में निकल जाती है। सभी जान पहचाने वाले लोगों के लिए भी वो कहती है, और फिर सोचती है कि कैसे घर का किराया देगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी। और शाम को जब वो घर आती है तो आस पड़ोस की औरतें जो है उससे पूछती हैं काम के बारे में, और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं मिला तो वो लेखिका को सांत्वना देती हैं। फिर जो है लेखिका को जो है अकेला रहता देख आस पड़ोस के लोग जो है तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेखिक की बातें बनाते हैं। और जो है लेखिका है बेटा वो अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। तो आस पड़ोस के लोग जब उससे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ गया, तुम इतने दिनों से यहाँ रहती हो, तुम्हारा पति क्या काम करता है, क्या तुम अकेली रह पाओगी। तो इस तरीके की जो बातें हैं, और जो लेखिका है उसे ये सब सुनना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो किसी के साथ भी खड़े हो नहीं चाहती थी। फिर बेटा लेखिका की जो पहचान है वो सुनील नाम के एक 30-32 साल के युवक से थी। तो एक दिन वो उसे रास्ते में मिलता है, उसे पता चलता है कि वो काम की तलाश कर रही है, और उसके बाद जो है सुनील लेखिका के घर आता है और उसे कहता है कि एक कोठी के मालिक को ज़रूरत है। और उसके बाद जो है जब लेखिका उस मालिक के यहाँ जाती है तो वो पहले काम कर रही महिला को हटाकर लेखिका को रख लेता है, जिस कारण वो महिला जो है लेखिका को ही भला बुरा कहती है। फिर लेखिका जो है उस घर में हर रोज़ सुबह आती, दोपहर तक सारा काम ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से घर चली जाती थी, और अपने घर वापस आकर अपने बच्चों को नहलाती खिलाती और उनके भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। ठीक है। और यहाँ जो मकान में वो रहती थी वो दूसरे घर में जाना चाहती थी, क्योंकि इसका जो किराया था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। फिर बेटा लेखिका जिस घर में रहती थी उस घर का किराया ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोगों की वो तरह तरह की बातों से भी तंग आ चुकी थी, और इसलिए जो है वो नया घर ढूंढती है। और उस घर का जो किराया था वो 500 रुपये था, और शौचालय घर से दूर था। तो कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन दूसरों को देखकर वो सोचती थी कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो जो है आती जाती रहती हैं, खुद को संतुष्ट करने का वो हमेशा ही प्रयास किया पड़ती थी। हालांकि उसे भी आस पड़ोस वालों की बातें तो यहाँ पर भी सुनने को मिलती थी। फिर बेटा लेखिका जिस कोठी में काम करती थी वहाँ के जो मालिक थे वो बहुत ही सज्जन थे, और वो तातुश जिसका नाम है इसमें। तो लेखिका के घर के सभी कामों में निपुणता देखकर जो है वो सभी सदस्य जो है उससे बहुत खुश थे, उसके परिश्रमी स्वभाव से भी बहुत खुश थे। और जो कोठी का मालिक था तातुश, उनसे जो है लेखिका की आत्मीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके कामों को
देखकर। और जब उसकी दिनचर्या का उन्हें पता चलता है तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप, भाई, माँ और मित्र जैसा ही हूँ, तुम कभी अपने आप को अकेला और बेसहारा मत समझना और तुम निश्चिंत होकर जो है मुझसे अपनी सभी बातें कर सकती हो। तो बेटा उन्होंने कहा कि तुम मुझे तातुश कह सकती हो कि मेरे सभी बच्चे मुझे तातुश कहते हैं और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और इस घर की लड़की हो। तो उसके बाद से लेखिका भी उन्हें जो है तातुश कहने लगती है और लेखिका के साथ उस घर के सभी लोग जो है बहुत ही आदर और सम्मान का व्यवहार करते थे। फिर बेटा जो तातुश थे, एक दिन लेखिका जो है कमरे में डस्टिंग कर रही थी जहाँ पर किताबें रखी थी। वो किताबों को झांकने लगी, उलट पलट कर देखने लगी तो तातुश आ जाते हैं और उन्होंने पूछा कि तुम कितना पढ़ी हो। तो उसने बताया 6ठी 7वीं तक। और उसके बाद जो है तातुश उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे जो है किताब देते हैं, कॉपी और पेन देते हैं कि तुम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो अपनी जो आत्मकथा है। उसके बाद लेखिका भी ये सब करने लग जाती है और जो बेटा उसकी जो शौक़ था वो धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। फिर लेखिका बेटा बेघर होना का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि लेखिका को अकेले ही अपने 3 बच्चों के साथ रहना जो है समाज वाले लोगों को अखरता रहा। तो वो जहाँ पर भी रहती वहाँ लोग उससे अभद्र व्यवहार करते, लेकिन वो नीडर बनी रही और संयम बनाते हुए उन सब के दुर्व्यवहार को सहकर वो आगे निकल गई। और एक दिन जहाँ वह रहती है उसके मकान मालिक का बेटा उसके घर आकर बैठ जाता है, वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। और लेखिका जो है सोचने लगी, उसको पता चल गया कि किस तरीके के तुच्छ विचारों को सोच रहा है मन में, और वो जो है वहाँ से अपने घर को खाली करने का निर्णय ले लेती है। तो एक दिन बेटा लेखिका काम से घर लौटती है तो उसे अपने बच्चों के रोते हुए घर टूटा हुआ सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। वह ये सब देखकर रोने लगती है और लेखिका के जो घर के अतिरिक्त और कोई औरों के घर को भी तोड़ा गया था, लेकिन उन घरों में तो कोई ना कोई व्यक्ति था, पुरुष था, लेकिन वो अकेली थी। वो सब अपने नए घर की तलाश में निकल गए, लेकिन लेखिका तो अकेली थी और इसलिए जो है उसके लिए तो ये सारा बहुत ही सहन कर पाना मुश्किल था। और इन सब के कारण जो है चलते पूरी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बिताती है वो। लेखिका को दुख था कि उसके दोनों भाई जो है उसके आसपास ही रहते हैं और उन्हें लेखिका के बेघर होने का मालूम था, फिर भी उसकी सहायता के लिए नहीं आए। फिर बेटा तातुश जो है लेखिका के बेघर होने का जब उन्हें पता चलता है तो वे उसे तुरंत अपने घर में सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं और इस प्रकार जो है वो लेखिका तातुश के घर में ही रहने लगती है। और तातुश के घर में लेखिका और उसके बच्चों को सब सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं और वो उनके लेखिका और उसके बच्चों का पूरा ध्यान रखते थे तातुश। और जब बीमार कभी भी पड़ जाती थी तो तब भी दवा का प्रबंध करना और समय के अनुसार दवा खिलाने का दायित्व भी बिल्कुल एक पिता की भांति ही निभाते थे। तो बेटा जो तातुश का सद्व्यवहार था उससे लेखिका आश्चर्यचकित रहती थी और लेखिका का जो बड़ा लड़का था वो किसी और जगह काम करता था, तो 2 महीने से उसकी कोई खोज खबर न मिलने पे वो उदास रहती थी। तो तातुश जो है उसके लड़के को भी खोज लाते हैं और उसके साथ उसे मिलवाते हैं और पास में ही काम भी दिलवा देते हैं। फिर बेटा साथ ही साथ न केवल तातुश बल्कि लेखिका को तो जो है अब किताब अखबार पढ़ने और लेखन कार्य में जो है रुचि में आनंद आने लग गया था। तो तातुश उसके लेखन की जो फोटोकॉपी थी ना अपने पास रख लेते और उसे जो है अपने मित्रों को भेज देते। तो इस तरह बेटा तातुश के साथ साथ उनके जो मित्रगण भी थे वो भी लेखिका के लेखन से बहुत प्रभावित थे और निरंतर उसका उत्साह बढ़ाते रहते। ठीक है। और लेखिका तातुश के मित्र को जेठू यानी कि जो पिता का बड़ा भाई होता है ना, ताऊ, और शर्मिला को दी कहकर संबोधित करती थी। तो जेठू जो है लेखिका को आशापूर्णा देवी की नाम की प्रसिद्ध लेखिका का उदाहरण देकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। और तातुश के छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र भी वहाँ आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका उनके काम को खुशी खुशी करने लग जाती है। और तातुश ने सोचा कि सारे दिन काम करने के बाद लेखिका थक जाती होगी, तो उन्होंने लेखिका से रोज़ाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा, जिससे बच्चों का दिल बहल जाए। वहाँ उसकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी अपने घर चली जाती है और फिर वो जो है पार्क में कभी नहीं आती, क्योंकि वहाँ जो है देखा उसने लोगों का दुर्व्यवहार था। तो उसके बाद लेखिका भी वहाँ जाना छोड़ देती है। फिर बेटा लेखिका को अपनी माँ के निधन की सूचना मिलती है कि उसके पिता उससे मिलने आते हैं और अपनी माँ के बारे में वो पूछती है तो उसे पता चलता है कि उनका निधन हो गया। वो रोने लगती है क्योंकि उसके भाई भाभी ने भी माँ की खराब तबीयत और उनकी निधन के बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो अंतिम समय में अपनी माँ से मिल लेती।
और लेखिका के जो बाबा हैं उसके पढ़ने लिखने और उसके जीवन के सुख को देखकर बहुत खुश होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, बच्चों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। तो यही सब इसमें बताया। फिर उसका हालचाल पूछने के लिए भी लगातार फ़ोन करने लगते हैं, हालांकि वो पहले ऐसा नहीं करते थे। फिर बेटा जो लेखिका की पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू और शर्मिला दी और दिल्ली में जो रमेश बाबू बाबू थे उनसे भी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और उससे आश्चर्य होता है कि देखो साधारण से लेखन को कितना पसंद किया जा रहा है। और शर्मिला दी उससे व्यक्तिगत संबंध रखती हैं और लेखिका से उसकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें पूछती रहती थी वो। और लेखिका सोचती कि यदि तातुश उसे न मिले होते तो यह जीवन उसे कहाँ मिलता और उसे लेखन की इतनी लोकप्रियता भी न मिल पाती। और फिर बेटा लेखिका का जीवन जो है तातुश के घर में आकर बदल गया था। उसे जीवन में नई दिशा मिल गई थी। उसका बड़ा लड़का जो है उसके पास ही दूसरे घर के काम में लग चुका था और दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे थे। और लेखिका जो है खुद भी लेखिका बन गई थी। और पहले उसे लगता था कि वह अकेले इस संसार में पता नहीं कैसे अपना अस्तित्व बना पाएगी, लेकिन बेटा तातुश और उनके मित्रों के प्रोत्साहन से वह जीवन की जटिलता का सामना करने में जो है वो सक्षम हो जाती है। और अंततः एक दिन वो भी आ जाता है जब उसकी जो लेखन कला थी उसको पत्रिका में स्थान मिल जाता है और पत्रिका में उसकी रचना को आलो आंधारी बेबी हालदार शीर्षक से छापा जाता है। और अपने लेखन को पत्रिका में छपा देख लेखिका बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और तातुश के पैर छूकर उनसे जो है वो आशीर्वाद भी लेती है। तो देखो बेटा एक ऐसी कहानी, ऐसी आत्मकथा जो बेबी हालदार ने नौकरानी रहते हुए भी उसने लिखने का प्रयास किया। तो देखो कहीं ना कहीं इनकी आत्मकथा से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें सफलता प्राप्त करने से रोक सके। और अगर हमारे जीवन में कभी दुख आ भी गए हैं, अगर हम उनसे हार मानकर बैठ जाएंगे तो वो दुख ही हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे हार ना मानकर अपने इन दुखों के से हटकर जो है आगे के जीवन के संबंध में सोचेंगे और कुछ करने का प्रयास करेंगे तो ये दुख हमारे जीवन में अधिक देर तक टिकने वाले नहीं है। अब बेटा देखो इस पाठ को पढ़ने से एक और अनुभूति होती है कि जो साहित्य होता है ना वो समाज का दर्पण होता है, कि मनुष्य जो है वो परिवार और समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है, समाज को देखता परखता है और जनजीवन से जुड़ा रहता है। और सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं बेटा वो प्रत्येक मनुष्य को लगातार प्रभावित करती हैं, आंदोलित करती हैं और वह इन्हीं से प्रेरित होता है। और जो साहित्यकार हैं वो सामाजिक परिस्थितियों और जनजीवन से प्रेरणा पाकर ही साहित्य लेखन की ओर प्रेरित होते हैं और अपने युग के समाज में चारों तरफ जो भी घटित होता है वह उसी का साहित्य में चित्रण करते हैं। तो इसलिए साहित्य को पढ़कर जो है बेटा समाज की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाजों से रहन सहन, खान पान, सामाजिक मूल्य, मानव व्यवहार आदि का भी मनुष्य को बोध होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। जैसे आलो अंधारी पाठ में लेखिका ने क्या किया कि उसने अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को ही लेखनबद्ध कर दिया और इस लेखन में उसने अपने मन की स्थिति, लोगों के व्यवहार, उनके मूल्य, उनकी भावनाओं आदि को सभी को लिख डाला। और यही लेखन जो है बेटा उसका एक उत्कृष्ट साहित्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और जिसे कि अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। फिर बेटा कहीं ना कहीं ये भी हमें सीख मिलती है कि जो नारी है वो समाज का अभिन्न अंग होती है। अगर हम ये कहें कि नारी आधा समाज है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समाज की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा नारियों का ही होता है और स्त्री पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों की उपस्थिति ही जो है समान रूप से अनिवार्य है। नारी के बिना बेटा किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। नारी को समाज की संचालिका कहा जाता है, वो समाज की जननी है और संपूर्ण समाज का जो है वो पालन पोषण करती है। सबसे बड़ी बात कि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करती है। इसलिए हमें नारी का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि नारी क्या है बेटा, साहस की, आत्मविश्वास की, धैर्य की, स्नेह की, ममता की, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है।
और हमें नारी के साहस, आत्मविश्वास, धैर्य और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन मूल्यों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम नारी की अवमानना करते हैं तो कोई भी जो है समाज स्वस्थ और सुखी या खुश नहीं रह सकता। ठीक है जी, धन्यवाद।